वेलकम स्टूडेंट स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पर्यावरण और परिस्थिति की क्लास हम लोग लेके चल रहे थे। इससे पहले हमने 6 क्लासें कवर कर ली थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऊर्जा प्रवाह तथा पोषण स्तर आदि को देखा था। और आज के जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग ऊर्जा प्रवाह का कुछ आगे का पार्ट, पोषण स्तर का कुछ पार्ट, पिरामिड और भू जैव रासायनिक चक्रों से संबंधित प्रश्नों को कुछ सॉल्व करेंगे और कुछ स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये ऊर्जा प्रवाह से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। तो देखते हैं, आज कुछ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, लगभग हम 38 से 40 प्रश्नों को लेकर चलेंगे, तो समय थोड़ा लग सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। अगर हम आसपास देखते हैं तो आप एक नॉर्मल बात भी करेंगे तो सर्व प्रमुख जो हमारा मेन सोर्स होता है ऊर्जा का, वो होता है सूर्य। ठीक है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से ही पौधे भोजन बनाते हैं, भोजन को हम जीव ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। तो प्रमुख स्रोत हो गया सौर ऊर्जा या सूर्य। ठीक, अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ठीक है, प्रेरक बल का मतलब कहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, तो ऑब्वियसली जस्ट अभी हमने पढ़ा है सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही कथन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कथन है इसमें, जयमंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल सही बात है। ये जयमंडलीय परिस्थिति में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा ही होता है। ठीक है, एक दिशा ही होता है। और दूसरा आपका जो कथन है ये गलत हो जाएगा। जयमंडलीय परिस्थिति में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत है। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, नहीं ये बढ़ता है। और प्रगामी पोषण तंत्रों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, नहीं ये ज़्यादा दक्ष होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो हमारा सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन ए, जो हमने पढ़ा था, जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, तो 10% का नियम आप जानते होंगे, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पे सिर्फ 10% ही भाग, जैसे जैव मात्रा या बायोमास जिसे कहते हैं, उस बायोमास का 10% भाग ही अगले पोषी स्तर पर जाता है। ठीक है, तो इसे ऊर्जा के खाद्य रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा के पिरामिड की अगर बात करें तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, ओके, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट हमने अभी पढ़ा है, घटती है। ठीक है, 10% का नियम लगाएंगे तो हर पोषी स्तर पर जाने पे 10% ही भाग पहुंचता है, बाकी घटता जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा की मात्रा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, तो उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, तो ये होता है सर्वाहारी को। ठीक है, जिसे ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ठीक है, तो जीव भार की अगर बात करें तो कौन से पारिस्थितिकी उलट जाता है, तो ये तालाब में उलट जाता है। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र बायोमास की अगर बात करें, बायोमास की अगर बात करें तो यह जो उल्टा तंत्र पाया जाता है, यह समुद्र में उल्टा पिरामिड पाया जाएगा। ठीक है, जैववानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें से। इसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैववानिकी बेसिकली बायोनॉमिक्स शब्द से बनता है। ठीक है, बायो और नॉमिक्स। ठीक है, बायो का तात्पर्य होता है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स एक होता है ग्रीक शब्द होता है। ठीक है, नॉमिक्स जो है ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ है नियम या लॉ, अर्थात बायोनॉमिक्स का जो अर्थ होगा वो जीवन के नियम से प्रतीत होता है, जीवन का नियम। ठीक है, तो प्रबंधन नहीं होगा, इसे कह सकते हैं नियम, जीवन का नियम से ये अर्थ इसका निकालेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, बिल्कुल ठीक है, सिनोनियम है। यह पारिस्थितिकी तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल ही ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में किस एक जीव में उसका संभवतम अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो डीडीटी का पूर्वक आजकल गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, आप जानते होंगे। तो डीडीटी का आप सिंपल समझते हैं कि रासायनिक उर्वरक है। तो रासायनिक उर्वरक सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त होगा,
सबसे पहले जो उत्पादक होता है उसी को प्राप्त होता है, ऑब्वियस बात है, पौधे लेंगे, उत्पादक को सबसे सर्वाधिक प्राप्त होगा, ठीक है। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होगा, जैसे हम मनुष्य लोग या जीव उसको खाएंगे। और जो सबसे कम किसके पास पहुंचेगा, वो तीर्थिक या द्वितीयक या तीर्थिक उपभोक्ता जो होगा उसके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें तो तीर्थिक उपभोक्ता कौन आता है, तो सांप को है वो आपका तीर्थिक उपभोक्ता आ जाएगा। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सांप इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जो तत्वों का चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं, अच्छा, बड़ा आसान है, जैसे भू जैव रासायनिक चक्र, जैसे जल चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, इन्हें भू जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों को निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो यह कौन से चक्र में होता है, चट्टानों से फास्फोरस एक प्रमुख स्रोत है, इसी का ही चक्रण होता है चट्टानों में, ठीक है, चट्टानों के अपक्षय होने से। यूपीएससी का प्रश्न 2021 का देख सकते हैं आप। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रस्थापित नहीं करते, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, ठीक है, उसमें वृक्ष जो है घासों को प्रतिस्थापित क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये है कीटों कब के कारण, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, ये भी नहीं है। जल की सीमाओं एवं आग के कारण, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके। होता क्या है कि घास स्थलों में जो घास जो होती है वर्षा के अधिकतर जल को पेड़ों के जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जो घास है ना, जो वर्षा का जल अगर जैसे जाएगा तो जड़ों तक पहुंचेगा, उससे पहले अवशोषित कर लेती है। और आग लगने आदि के कारण से घास स्थलों की भूमि पथरीली बंजर हो जाती है। तो ऐसी भूमि पर क्या होता है, लाइकेन आदि उगने से आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आप देखते हैं, सबसे पहले पूरी तरह से वो नग्नीकरण अवस्था में होता है, ठीक है, फिर प्रवास स्थापित होते हैं, फिर अस्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होता है, फिर स्थिरीकरण होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, यही ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये बेनेट के द्वारा पुस्तक किया था। इनकी एक पुस्तक थी द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था बेनेट द्वारा, ठीक है। इनका पूरा नाम था जॉन डब्ल्यू बेनेट, ठीक है, जॉन डब्ल्यू बेनेट, ठीक है, ये आप याद करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है, ठीक है। जो समुदाय होते हैं उनका एक क्रम होता है जो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सियर कहा जाता है, सियर, ठीक है। अंग्रेजी में इसे SERE लिखते हैं, ठीक है, तो सियर कहा जाता है उसके, ठीक है। अंग्रेजी में भी सियर कहेंगे और हिंदी में भी सियर कहेंगे, इसको आप याद रखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है, जो हम नाइट्रोजन कार्बन चक्र हाइड्रोजन चक्र आदि को समझते हैं इस चक्र से। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ठीक है, उत्तराखंड में चलाया गया था 1970 के दशक में, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नारा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ की महिला गौरव देवी आदि का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करी थी। तो यह आलिंगन जिसे कहते हैं, यह चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, आप बिल्कुल अच्छे जानते होंगे, यूकेलिप्ट, जिनकी जड़ें बहुत अधिक जमीन गहरे तक पहुंच जाती हैं और जो भूमिगत जल होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसका बहुत ज़्यादा अवशोषण करती है, ठीक है। तो अगला भी ऑप्शन सेम टू सेम ही है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है, तो यूकेलिप्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, ठीक है। तो लैंटिक आवास का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, उदाहरण तो बाद में समझेंगे, पहले लैंटिक आवास समझते हैं। लैंटिक आवास होता क्या है, लैंटिक आवास बेसिकली जैसे आर्द्र भूमि हो गया, ठीक है, आर्द्र भूमि, तालाब, ठीक है, तालाब का हो गया एरिया, हो गया झील, ठीक है, झील जलाशय, इनको हम लैंटिक आवास कहते हैं, ठीक है। तो लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इसमें तालाब और दलदल, ठीक है। ओके, तालाब और दलदल, नदी नहीं आएगा इसमें, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, नदी नहीं आएगा। नदी तो एक समझ कि लैंटिक आवास मतलब जैसे जो बह रहा है वो नहीं आएगा, जो रुका हुआ है जो तंत्र है वो रहेगा, ठीक है, रुका हुआ पानी एक तरीके कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो सिर्फ तालाब, दलदल, आर्द्र भूमि, झील, झील का पानी रुका हुआ होता है, जलाशय जिनका पानी रुका होता है, वही लैंटिक आवास में आते हैं, ठीक है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ये बहुत ही पीसीएस लेवल का, चाहे किसी भी लेवल का पीसीएस हो, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये उत्तराखंड पीसीएस 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, अपर पीसीएस में। ओके,
सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर या समुद्र हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, तो घटती उत्पादकता की बात कर रहा है तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा, इनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंग्रोव, ठीक है, घटती उत्पादकता, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा घनीभूत होते हैं, फिर घास स्थल, झील और महासागर। ठीक है, तो उत्पादकता क्रम में यही सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह जो शब्द प्रयोग किया गया था, यह प्रयोग किया था अर्नीज नेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यह जो किया गया था F.E. क्लेमेंटस के द्वारा किया गया था। एग्जाम में ऐसे प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पारिस्थितिकी निश्चय आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ठीक है, तो यह संकल्पना जो प्रतिपादित किया गया था यह जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इन्होंने एक इसको पता क्या कहा था, इसे सूक्ष्म आवास कहा था। ठीक है, माइक्रो हैबिटेट कहा था, जो ये पारिस्थितिकी निश्चय होता है। निश्चय का मतलब ये है कि ये वर्ड होता है NICHE। ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे, इसको किसने बोला था? सूक्ष्म आवास की संज्ञा दी थी, तो किसने थी? ग्रीनलैंड ने संज्ञा दी थी। ठीक, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में ये बहुत ही आपको शुद्ध हिंदी आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्रजाति के एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। जल निकायों में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? ठीक है, तो ये देखिए, आप इसमें अंग्रेजी भी शब्द याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको देवनागरी में दे देता है। तो इनमें क्या ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन पिक्नोक्लाइन। ठीक है, पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, ओके, और अगर हम हेलोक्लाइन की बात करें तो यह लवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लवणता को प्रदर्शित करता है। दूसरा, अगर हम थर्मोक्लाइन की बात करें तो गहराई के साथ साथ तापमान में परिवर्तन, नाम से आप समझ सकते हैं थर्मल, तो तापमान में परिवर्तन को यह दर्शाता है। ठीक है, तो यह चीज़ें हमने समझ ली हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। UPSC 2011 का प्रश्न है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें सही हो सकता है। ठीक है, अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा देखते हैं, पोषकों को सतह पर लाकर, ये बिल्कुल ठीक है। और अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो अगर उत्पादकता बढ़ाने के संबंध है तो वो पोषक जो तत्व होते हैं, जैसे नदी का आप समझते हैं डेल्टा क्षेत्र में पोषक तत्वों को छोड़ के चली जाती है, उसी प्रकार ये रहता है। ठीक है, अपघटकों सूक्ष्म जीवों को लाकर वो नुकसान ही करेंगे। पोषक तत्व जो होते हैं इनको अगर आप तटों पर लाएंगे तो इनका उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी ही ठीक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इन कथनों को देख लेते हैं और सही कथन का चयन करते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको जो घोषित किया गया था ये 1986 के तहत किया गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 1986 के तहत इनको संवेदनशील घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कि उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंधित लगाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी मानव क्रियाओं पर निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो और कुछ को विनियमित किया गया है। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी, बिल्कुल मानव क्रिया नहीं होगी बिल्कुल प्रतिबंध लगा देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेके चलते हैं। आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक मानव जनित जीवोम का उदाहरण है? ठीक है, जीवोम आप एक जलवायु तंत्र होता है। ठीक है, जैविक तंत्र होता है। ठीक है, जहाँ पर जैव जीव और पादप और जैविक अजैविक घटकों का समूह होता है। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, इनमें मानव जनित जीवों का क्या उदाहरण है, ठीक है। तो मानव जनित जीवों क्या हो सकता है, जल तंत्र एक पारिस्थितिकी प्राकृतिक जीवों कह सकते हो, घास का प्राकृतिक कह सकते हो, वर्षा वन भी प्राकृतिक कह सकते हो, फसली जो भूमि होती है ना, जो कृषि भूमि होती है, ये मानव जनित एक जीवों का उदाहरण है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, पिरामिड और भू जैव रासायनिक संबंधित कुछ अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये 7th क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ लगभग 21 क्लास तक हमारा ये पर्यावरण पारिस्थितिकी समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट अब जल्दी से जल्दी आपके साथ लिए इकोनॉमिक्स लाने वाले हैं, ठीक है। कई लोगों की डिमांड थी, इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।